नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म। ठीक है, 9th के अंदर काफी कुछ इसमें अध्ययन कर लिया था, जिसमें आज का हमारा बिंदु होगा युद्ध का असर। युद्ध का असर किस तरीके से दिखने लगा था जर्मनी, ठीक है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। युद्ध ने क्या किया? युद्ध से जो घटनाएं घटित हो रही थी कि युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक, युद्ध से पूरे महाद्वीप मनोवैज्ञानिक व आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया। मतलब युद्ध से क्या हुआ कि युद्ध से पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक व आर्थिक रूप से क्या कर दिया? क्षत विक्षत कर दिया। यानी इतनी भयंकर विभीषिका थी युद्ध की। ठीक है, अब इसी काल के अंदर देखो, यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था। मतलब यूरोप क्या कहलाता था? यूरोप कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था। मतलब यूरोप जो महाद्वीप है, कोई ऐसा वक्त था जिस समय ये क्या कि अन्य राष्ट्रों को कर्जे के रूप में पैसे दिया करता था, कहलाता था। ठीक है, और युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। लेकिन अब स्थिति इसकी विपरीत हो गई। मतलब युद्ध समाप्त होते होते कर्जदारों का कौन सा महाद्वीप बन गया? ये कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। मतलब ये कर्जदारों के महाद्वीप के नाम से जाने लगा। मतलब ऐसी घटना घटित होने लगी कि यूरोप किसी समय ऐसे महाद्वीप की गिनती के अंदर आता था जिसमें अन्य राष्ट्रों को ये क्या देता था? पैसा उधारी पे देता था। लेकिन आज स्थितियां इसकी विपरीत हो गई। मतलब युद्ध के अंदर इसे इतनी क्षति का सामना करना पड़ा कि इसके पास में पैसों की नितांत कमी हो गई। इसके पास में पैसे नहीं बचे। ठीक है, अब देखो कि विडंबना क्या रही थी कि युद्ध खत्म होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया और पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य, मतलब नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। पुराने, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि युद्ध के समय क्या कि पुराने साम्राज्य के द्वारा किया गया अपराध था। लेकिन नए नया वाइमर गणराज्य से हर्जाना वसूला जा रहा था। मतलब अब स्थितियां क्या हो गई थी कि पुराने साम्राज्य के द्वारा तो अपराध किया गया था, यानी कहने का मतलब अपराध करे कौन और उसकी सजा मिले किसे? तो पुराने साम्राज्य के किया गया, पुराने साम्राज्य के द्वारा, मतलब पुराने साम्राज्य द्वारा किया गया अपराध था, लेकिन नए वाइमर गणराज्य से क्या वसूला जा रहा था? उससे
हर्जाना वसूला जा रहा था, मतलब पैसे उससे मांगे जा रहे थे। ऐसी स्थितियां वहां पे उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था, मतलब हर्जाना चुकाने के कारण आर्थिक स्तर कमजोर हो गया था। मतलब हर्जाना चुकाने की वजह से क्या हो गया, हर्जाना चुकाने के कारण आर्थिक स्तर क्या हो गया था, कमजोर होने लगा। किसका, यूरोप महाद्वीप का, नए गणराज्य का। ठीक है, और नया वाइमर गणराज्य का। ठीक है, इसी के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से। ठीक है, अब समाजवादी, कैथलिक और डेमोक्रेट खेमे गए, मतलब समाजवादी और कैथलिक डेमोक्रेट समाजवादी, कैथलिक और डेमोक्रेट जो खेमे के, मतलब खेमे के लोग थे, मतलब जो लोग थे उन्हें रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के, मतलब तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जा रहा था। मतलब खेमे के लोगों को रूढ़िवादियों द्वारा हमला किया जा रहा था। मतलब इन लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा था, समाजवादी, कैथलिक, डेमोक्रेट खेमे के जो लोग थे उन लोगों पे, इनके द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, रूढ़िवादियों के द्वारा उन पे हमला किया जा रहा था, क्योंकि तुम्हारी गलती है और तुम्हारी गलती की वजह हमें क्या होना पड़ रहा है, सजा याफ्ता होना पड़ रहा है। और नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। क्या है, नवंबर के अपराधी कहकर खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा था। मतलब इनको क्या कहते थे, नवंबर के अपराधी कह के इनका खुलेआम मजाक भी उड़ाया जाता था। तो इस तरीके की घटनाएं क्या हो रही थी, वहां बन रही थी, इसी घटनाएं वहां पे प्रतीत हो रही थी। ठीक है, अब देखो इसी के साथ में खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा था। पहले महायुद्ध ने, मतलब प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। जो प्रथम महायुद्ध था, उस प्रथम महायुद्ध की वजह से यूरोपीय समाज, ठीक है, यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पे इसका बहुत ही गहरा क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। सिपाहियों को क्या किया जाता था, सिपाहियों को अधिक सम्मान क्या देते थे, अधिक सम्मान मिल रहा था। मतलब इनको ज्यादा से ज्यादा सम्मान क्या है कि दिया जाता था। इनको सिपाहियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, इनको सम्मान दिया जाता था। और पुरुषों को आक्रामक और ताकतवर मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, ऐसा बताया जाता था कि पुरुष कैसे होने चाहिए, पुरुषों को आक्रामक और मर्दाना गुणों वाला
क्या होना चाहिए, मतलब आक्रामक होना चाहिए और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, ताकतवर बलिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा इनके बारे में कहा जा रहा था पुरुषों के लिए। और खंडकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। और मीडिया के द्वारा क्या क्या किया जा रहा था, मीडिया द्वारा खंडकों की जिंदगी की तारीफ की जा रही थी। मतलब खंडकों की जो जिंदगी थी उस जिंदगी की तारीफ किसके द्वारा की जा रही थी, मीडिया के द्वारा। मीडिया उनको बढ़ा चढ़ा के क्या कर रहा था, प्रस्तुत कर रहा था कि कैसी उनकी जिंदगी है, किस तरीके के वो लोग हैं, कैसे वो रहते हैं, इस तरीके से उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने उनको प्रकटित किया जा रहा था। अब है कि वहां क्या था कि सिपाही इन खंडकों में बड़ी दयनीय जिंदगी में जी रहे थे। जो खंडक थे, उन खंडकों के अंदर जो सिपाही लोग थे वो अपनी जिंदगी किस तरह से जी रहे थे, बहुत ही दयनीय जिंदगी वहां जी रहे थे। और दयनीय जिंदगी के अंदर जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते। मतलब उनके सामने ये था कि किस तरीके से वहां बार बार अटैक हो रहे थे और अटैक की अवस्था के अंदर उनके साथ में अपने सामने ही उनके जो मित्र वगैरह हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो उनके सामने ही दुश्मनों की गोलीबारी का और बमबारी का शिकार हो रहे थे, मर रहे थे। और ये दृश्य उनके सामने बना हुआ रहता था और बहादुरी से इसका वो क्या कर रहे थे, डट कर मुकाबला कर रहे थे सिपाही। अब रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा, लेकिन रूढ़िवादी जो है, रूढ़िवादियों को जन समर्थन क्या होने लगा, उनको मिलने लगा। मतलब रूढ़िवादियों को जन समर्थन हासिल होने लगा, जन समर्थन उनको प्राप्त होने लगा, वो उन्हें चाहने लगे। ठीक है। और दोनों महायुद्धों के बीच, मतलब प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। मतलब यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना करना क्या था, बहुत ही बड़ी मुश्किल भरी उनके सामने क्या थी, चुनौती बनी हुई थी। और देखो राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट, इससे पहले हमने युद्ध के असर के बारे में अध्ययन किया था। युद्ध का असर हमें किस तरीके से देखने को मिल रहा था। अब नया वर्ग सामने आता है, राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट का किस तरीके से सामना किया जा रहा था वाइमर गणराज्य के अंदर। अब देखो जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, मतलब वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, क्या हुई थी, वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी। अब जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, रूस में भी बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी मतलब स्पार्टकिस्ट लीग अपनी क्रांतिकारी जो योजना उनको अंजाम देने लगी। ठीक है। तो जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, रूस में बोल्शेविक क्रांति, और उसी समय क्या हो रहा था, रूस में बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, मतलब उसी समय क्या है कि रूस के अंदर भी बोल्शेविक की क्रांति होती है। ठीक है। अब रूस के अंदर जो बोल्शेविक की क्रांति होती है और जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट, और जर्मनी के अंदर क्या हो रहा था, जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग ने क्या किया, स्पार्टकिस्ट लीग ने क्रांतिकारी योजनाओं को
योजनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। मतलब क्या है कि उसी दौरान क्या हो जाता है कि स्पार्टकिस्ट लीग ने क्रांतिकारी योजनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। मतलब स्पार्टकिस्ट के द्वारा जर्मनी के अंदर भी क्या है कि क्रांतिकारी योजनाओं को अंजाम देने की योजना चल रही थी। मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई और क्या किया जा रहा था, मजदूरों व नाविकों की सोवियतें बनाई गई। मतलब मजदूरों व नाविकों की सोवियतें, मतलब इस तरीके के संघ बनाए गए। वहां पे क्या किया जा रहा था, इनके प्रमुख संघ बनाए जा रहे थे, मजदूरों नाविकों के संघ बनाए जा रहे थे। ठीक है, सोवियतें बनाई गई थी और समाजवादियों, डेमोक्रेट और कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर, इसने समाजवादियों, कैथलिक और डेमोक्रेट आदि वाइमर में क्या हो रहे थे, वाइमर में एकत्रित हो रहे थे। मतलब ये वाइमर के अंदर क्या हो रहे थे, एक जगह एकत्रित हो रहे थे, यानी इकट्ठे हो रहे थे। अब इकट्ठे क्यों हो रहे थे इसके बारे में वर्णन करते हैं। इकट्ठा होकर इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया, वहां पे इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में, मतलब इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। मतलब इस तरीके से क्या कर रहे थे वो, इस प्रकार की शासन व्यवस्था का विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो शासन व्यवस्था का लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया गया तथा और क्या किया गया था, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया जा रहा था। मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जा रही थी। इस तरीके से वहां पे लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और देखो, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का भी क्या लिया जा रहा था, फैसला लिया जा रहा था। यानी मतलब वहां पे कौन सी शासन व्यवस्था कायम की जा रही थी, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना पे बल दिया जा रहा था। अब स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसने स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में किसकी नींव डाली, स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। ठीक है, स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी के अंदर किसकी नींव डाली थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाल दी थी। ठीक है, अब कम्युनिस्ट पार्टी की जो नींव डाली थी, जो कम्युनिस्ट और साम्यवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। अन्य कारण क्या रहा था, कम्युनिस्ट व स्पार्टकिस्ट
एक दूसरे के विरोधी हो गए, मतलब एक दूसरे से क्या करने लगे, घृणा करने लगे। और इस कदर इनकी घृणा थी कि ये कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। किस तरह बन जाते हैं ये कट्टर दुश्मन। और क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। क्रांतिकारी व रेडिकल यानी क्रांतिकारी व रेडिकल दोनों ही खेमे, सॉरी राष्ट्रवादी कौन है, क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी दोनों खेमे रेडिकल के खिलाफ आवाज उठाने लगे। मतलब उनका इन्होंने क्या किया, आवाज उठाने से तात्पर्य है कि इन्होंने उनका मतलब क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी दोनों के रेडिकल के खिलाफ आवाज उठाने लगे, यानी इनके खिलाफ बगावत करने लगे। इनकी जो रीति नीति थी ये इनको क्या नहीं हो रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पसंद नहीं आ रही थी, इनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और रेडिकलवादी विचारधारा को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। मतलब रेडिकलों को आर्थिक संकट के कारण और भी बल मिला, और भी इनको क्या मिला, बल मिला, और भी इनको फायदा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इनको और भी प्लस मिलने लग जाता है रेडिकलों को। ठीक है, अब जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा, यानी जर्मनी ने युद्ध तो लड़ा था, लेकिन ये युद्ध कैसा था, जर्मन ने पहला कर्ज के बल पर लड़ा। मतलब जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध किस आधार पर लड़ा था, कर्ज लेके इनके द्वारा ये लड़ा गया था। और युद्ध के बाद उसे कर्ज मुद्रा में खजाना भी देना पड़ा, यानी उसे स्वर्ण मुद्रा के रूप में, यानी खजाना, तथा युद्ध के पश्चात खजाना, और खजाना किस रूप में, स्वर्ण मुद्रा रूप में देना पड़ रहा था। मतलब इन्हें युद्ध के पश्चात जो है खजाना किस रूप में चुकाना पड़ रहा था, खजाना स्वर्ण मुद्रा के रूप में, ये खजाना उनके द्वारा चुकाया जा रहा था। किसके द्वारा चुकाया जा रहा था, ये जर्मनी के द्वारा। तो इस तरीके से जो जर्मन है, जर्मन से बहुत ही अत्यधिक क्या हो जाता है, कर्ज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कर्जा उनके बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और कर्ज चुकाने के लिए उनको क्या होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। और कर्ज नहीं चुकाने की वजह से उनके कई ऐसे क्षेत्र थे जिस पे फ्रांस ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों के द्वारा उस पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो पहला विश्व युद्ध जर्मनी के द्वारा जो लड़ा गया था वो कर्जे के सहारे लड़ा गया था, यानी कर्जा देके लड़ा गया। अब देखो
इसी के अंतर्गत क्या है, 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब असमर्थ हो जाता 1923 जर्मन कर्ज देने व हर्जाना भरने से क्या कर देता है, ये मनाई। मतलब 1923 में जर्मन कर्ज देने व हर्जाना भरने से क्या कर देता है, मना कर देता है, यानी इसके द्वारा मनाई कर दी जाती है। और फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके, यानी फ्रांस ने क्या कर लिया, फ्रांस ने मुख्य औद्योगिक क्षेत्र कौन सा, रूर पर अधिकार, मतलब फ्रांस ने किस पे अधिकार कर लिया था, इसका जो प्रमुख क्षेत्र था रूर, जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र था, और इस औद्योगिक क्षेत्र पे फ्रांस के द्वारा इस पे क्या कर लिया जाता है, आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है। और जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था, मतलब ये जो क्षेत्र था कैसा था, जर्मनी का विशाल कोयला क्षेत्र वाला इलाका, जर्मन का विशाल कोयला क्षेत्र का इलाका था, मतलब जर्मन का विशाल कोयला क्षेत्र का इलाका था। और इसमें किसका आधिपत्य हो जाता है, फ्रांस का आधिपत्य हो जाता है, ठीक है। और फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर जो है, बड़े पैमाने पे क्या किया जाता है, जर्मनी के द्वारा कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। मतलब अब हर्जाना चुकाने के लिए उसके द्वारा क्या किया जाता है कि वो कागजी मुद्रा छापने लग जाती है। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। मतलब अप्रैल में क्या होता है कि अप्रैल में $1 की कीमत 24,000 मार्क, यानी जर्मनी मुद्रा का नाम है मार्क थी। मतलब $1 की कीमत कितनी बताई गई है, 24,000 मार्क बताई गई है। कितने, 24,000 मार्क उसकी क्या हो जाती है, कीमत हो जाती है, ठीक है। जुलाई में, अब यही जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क। मतलब आगे से आगे क्या होने लग जाती है, मार्क की वैल्यू कम होने लग जाती है और डॉलर की कीमत बढ़ने लग जाती है। लेकिन अंततः क्या होता है कि जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, मतलब मार्क की कीमत गिरने लगती है, मतलब मार्क की कीमत क्या होने लग जाती है, गिरने लग जाती है, कम होने लग जाती है, गिरने से तात्पर्य कम होने लग जाती है। तो $1 मतलब बताया गया है कि कीमत जो $1 में खरबों मार्क मिलने लगे, मार्क की कीमत गिरने लगती है। $1 में खरबों मार्क लिए जा सकते थे। मतलब इस तरीके से क्या हो रहा था, मार्क की दिन ब दिन कीमत घटती हुई जा रही थी और डॉलर की कीमत बढ़ती हुई जा रही थी, ठीक है। लेकिन आगे जाके क्या होता है कि कीमतें आसमान छूने लगी, मतलब कीमतें क्या होने लग जाती है, आसमान छूने लग जाती है, कीमतें बढ़ने
लगती, मतलब कीमतें क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी भर के नोट ले जाने पड़ते थे तथा जर्मन नागरिक पाव रोटी खरीदने के लिए क्या करना पड़ता था, पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी भरकर, यानी कीमतें बढ़ने लगती है और जर्मन नागरिक पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी भरकर मुद्रा लेकर जाते थे। मतलब बहुत सी मुद्राओं को बैलगाड़ी भर के लेके जानी पड़ती थी और थोड़ी सी पाव रोटी उनको क्या होती थी, प्राप्त होने लगती। लेकिन कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है और अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता, मतलब इसको क्या दिया जाता, अति मुद्रास्फीति। और अति मुद्रास्फीति से तात्पर्य है कि मुद्रा अत्यधिक छापने की वजह से मुद्रा की कीमत में अंतर, यानी मुद्रा की कीमत गिरने लगती है। और जर्मनी को संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए, मतलब जर्मनी को संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार हस्तक्षेप करती है। मतलब जर्मनी को संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। और हस्तक्षेप इस कदर करती है कि अमेरिका ने डॉक्स योजना बनाई। अमेरिका के द्वारा कौन सी योजना बनाई गई, अमेरिका ने डॉक्स योजना बनाई। अब ये जो डॉक्स योजना जो बनाई थी, कौन सी योजना, अमेरिका के द्वारा डॉक्स योजना बनाई जाती है। और ये डॉक्स जो योजना थी क्या थी, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, मतलब जर्मनी का आर्थिक संकट दूर करने के लिए खर्चाने की शर्तों को दोबारा तय करना था। मतलब खर्चाने की शर्तें वापस से क्या करना था, निश्चित। यानी जर्मनी के साथ में जो शर्तें लगाई गई थी, इस डॉक्स योजना की शुरुआत अमेरिका के द्वारा की गई थी। और अमेरिका खर्चाने, मतलब खर्चाने की जो शर्त है वो शर्त वापस से निश्चित करना चाहता था, वापस उसके द्वारा तय की जा रही थी। अब मंदी के साथ इसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी नेक्स्ट डे के लिए करेंगे। धन्यवाद।